वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट जिसे हम कहते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन। हम इसका मैकेनिज्म भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ओसाजोन फॉर्मेशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि एक शुगर रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं, क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर्स ही ओसाजोन्स बनाते हैं। जो ओसाजोन्स जो रहते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी रिड्यूसिंग शुगर ने फिनाइल हाइड्राजीन के साथ में रिएक्ट होके ओसाजोन बनाया, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया, तो वो शुगर रिड्यूसिंग शुगर है। अगर वो नहीं बना सकता क्रिस्टलाइन ओसाजोन तो वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस करेंगे ओसाजोन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोसाजोन। अगर हम 1 मोल ग्लूकोज 3 मोल फिनाइल हाइड्राजीन के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाता है ओसाजोन, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोसाजोन, यानी ग्लूकोज का ओसाजोन। ओसाजोन क्या है? ये है डबल फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ ग्लूकोज। सिंपली ये कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 2 पे डबल फिनाइल हाइड्राजोन बनता है, ठीक है। और बाकी ये जो बॉडी है कार्बन नंबर 3 टू कार्बन नंबर 6 ऑनवर्ड्स या 5 ऑनवर्ड्स, जो भी नीचे जितने भी कार्बन होंगे वो सब के सब अनरिएक्टेड रहते हैं, या मैं बोल सकता हूँ इनर्ट रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिड्यूसिंग शुगर्स की कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे सिर्फ डिफरेंस होगी, तो उन रिड्यूसिंग शुगर्स का जो ओसाजोन होगा वो सेम होगा। इतना याद रख लेना। फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज का और ग्लूकोज का सेम रहेगा, इस तरह से मैनोस और ग्लूकोज का सेम रहेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं ग्लूकोज का। हमने देखा कि 1 मोल ग्लूकोज 3 मोल फिनाइल हाइड्राजीन के साथ में रिएक्ट होके ग्लूकोसाजोन बनाता है, प्लस बनाता है एनिलीन 1 मोल, और अमोनिया 1 मोल, वाटर 1 मोल वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि ये ओसाजोन फॉर्मेशन होती कैसे। देखो, मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि फिनाइल हाइड्राजीन कैसा रहता है। देखिए, फिनाइल हाइड्राजीन में 2 नाइट्रोजन्स रहते हैं, दोनों के पास लोन पेयर रहती है, लेकिन जो इस फिनाइल ग्रुप के नज़दीक नाइट्रोजन रहता है इसका लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में रहता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहता है ज़्यादा, या इसका बेसिक नेचर ज़्यादा नहीं है। जबकि ये वाला जो लोन पेयर है ये फ्री रहता है, ये कंजुगेशन में नहीं है, ये रेजोनेंस में नहीं रहता, तो ये एज न्यूक्लियोफाइल या एज बेस एक्ट कर सकता है, यानी ये ग्रुप। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी रिएक्शन। देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास में है ग्लूकोज। ग्लूकोज के पास में कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे है फिनाइल हाइड्राजीन। इसका लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कार्बन पे होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे होगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इधर। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड बनेगा, और ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये बनेगा NH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कराने के लिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये जो बॉन्ड है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक अपना नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं, बाकी का जो पोर्शन है वो एज सच। अब देखिए, एक जो फिनाइल हाइड्राजीन है वो अटैच हो गया, और यहाँ पे हमने देखा कि कैसे रीअरेंज हो गया ये मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। इसके बाद में देखिए, यहाँ पे तो बन गया OH, ये OH बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे रह गया NH, फिर ये NH। अब यहाँ से निकलता है एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर, H2O, इन दोनों के बीच में बनता है C डबल बॉन्ड N, ये बन गया C डबल बॉन्ड N, ये H वैसे ही, बाकी सारा जो पोर्शन है नीचे वाला वो एज सच, इसमें कोई चेंज नहीं। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये कहलाता है फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है, ये वाला क्लियर। यहाँ से तो -H2O हो गया, यानी माइनस वाटर मॉलिक्यूल हो गया। अब ये फिनाइल हाइड्राजोन जो बना ये टाटोमेराइज हो जाएगा,
इसमें इमाइन, ये जो है ना इमाइन इनामीन टाटोमेरिज्म होगा, यानी इमाइन के बदले में इनामीन बनेगा। क्लियर? तो ये टाटोमेराइज हो जाएगा। तो टाटोमेरिज्म में क्या होगा, देखिए यहाँ का जो हाइड्रोजन है और कार्बन, इसके बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कार्बन नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन पे आएगा। तो नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, वो यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, बाकी पूरा का पूरा एज सच। तो ये है टाटोमेरिज्म। ये इंटर कन्वर्ट होता रहता है, इमाइन इनामीन, इमाइन जो है ये इनामीन में कन्वर्ट हो जाएगा और इनामीन इमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है टाटोमेरिज्म, ये डायनेमिक फॉर्म में रहता है। क्लियर? अब इस मॉलिक्यूल पे आप नज़र रखेंगे, ये इनामीन पे, इनामीन फॉर्म जो है इसमें थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे, इसमें रीअरेंजमेंट होगा, इसमें और एक टाटोमेरिज्म होगा जो हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। ये इनामीन मैंने दोबारा बनाया यहाँ पे ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखिए इनामीन में क्या होता है, ये जो OH है, कार्बन नंबर 2 पे OH, इसको मैं कह सकता हूँ ये इन ऑल है ना, इन ऑल। तो यहाँ पे कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म होगा। ये जो बॉन्ड है OH बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर जाता है, तो C डबल बॉन्ड O। क्लियर? C डबल बॉन्ड O बनेगा। ये C डबल बॉन्ड C जो इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड N बनेगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन को तो यहाँ से मिल गया बॉन्ड पेयर। ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा NH के ऊपर। ये नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को लेगा, तो यहाँ से निकल जाएगा ये वाला पोर्शन, कौन सा, PH NH और H। मैं कहूँगा यहाँ पे निकलेगा PH NH और H, यानी NH2। इसे हम कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं? एनिलीन। तो ये एनिलीन निकल जाएगा बाहर। ठीक, तो बचा क्या यहाँ पे, बचा यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O, यानी ये वाला, और बाकी का जो पोर्शन है मैंने ये कहा कि ये इनर्ट रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होती। क्लियर? अब देखो ये जो यहाँ पे कंपाउंड बन गया, इसे हम कहते हैं इम्यूनो कीटोन। इम्यूनो कीटोन फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। इस इम्यूनो कीटोन का यहाँ पे फिनाइल हाइड्राजिन के साथ में डायरेक्ट रिएक्शन भी हो सकता है और इसका हाइड्रोलिसिस भी हम करा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल सा मैकेनिज्म बताता हूँ। सिंपल से मैकेनिज्म में आप याद रखना है कि यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस होता है। देखिए हाइड्रोलिसिस कैसे होगा। हाइड्रोलिसिस होगा, ये जो NH है, NH और वाटर का H2, ये निकल के बनाएंगे सिंपली, ये शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं, ये बनाएंगे NH3 अमोनिया। ठीक है, और पीछे रह जाएगा C डबल बॉन्ड और ये O, C डबल बॉन्ड O, यानी यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप बनेगा। ये बन गया एल्डिहाइडिक ग्रुप और यहाँ पे बना है ऑलरेडी कीटो ग्रुप। तो एसिडिक सॉल्यूशन में ये हाइड्रोलिसिस हो गया, तो इमाइन जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो गया कीटो ग्रुप या एल्डिहाइडिक ग्रुप सिंपली। ठीक है, अब कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है और कार्बन नंबर 2 पे कीटो ग्रुप है। तो दोनों का इजीली, जैसे पहले स्टेप में मैंने आपको बताया, फिनाइल हाइड्राजिन के साथ में फिर से रिएक्शन हो जाएगी। तो आप सिंपली यही कह सकते हैं कि एक NH2 जो है, ठीक है, ये यहाँ से ये H2O निकालेगा, तो यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड N NHPH। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा NH2 जो है ये NHPH के साथ में फिर से यहाँ पे C डबल बॉन्ड जो यहाँ पे N बनेगा, यानी H2O निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड N बनेगा, जैसे इमाइन फॉर्मेशन जैसे होती है। तो यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड N NHPH, C डबल बॉन्ड N NHPH, और यहाँ पे निकल जाएंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल। एक तो हमने यहाँ पे ऐड किया, अब इसमें से माइनस कर दो ये एक, तो वहाँ पे बच जाता है 1 वाटर मॉलिक्यूल टोटल में। ठीक है, तो हमें मिल जाता है लास्ट में ये ओसाजोन, और ये ग्लूकोज का ओसाजोन है, तो इसे हम कहेंगे ग्लूकोसाजोन। इसी तरह से फ्रक्टोज का भी बन सकता है या मैनोज का भी बन सकता है या बाकी रिड्यूसिंग शुगर्स का भी ओसाजोन फॉर्मेशन हो सकता है। आई होप ये आपको समझ में आया, बहुत ईजी सा मैकेनिज्म है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।